स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 8वां पाठ ऋतुराज द्वारा लिखा गया कन्यादान। यह एक कविता है। इस कविता में एक माँ के मनोभावों का चित्रण किया गया है कि किस तरह वह अपनी बेटी को दान में देने से पहले यानी कि उसके विवाह से पहले उसे शिक्षा देती है और आधुनिक काल को देखते हुए वो क्या शिक्षा देती है। आज का समाज जिस तरह से लड़कियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समय में वह अपनी लड़की को किस प्रकार की शिक्षा देती है, यह इस कविता में ऋतुराज ने बताया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कवि का परिचय। कविता कन्यादान, कवि ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। ये आधुनिक काल के विख्यात और उच्च कोटि के साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में हुई। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया। 40 वर्षों तक वे अंग्रेजी विषय का अध्यापन कार्य करते रहे। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें सोमदत्त परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहार पुरस्कार जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं और इनकी प्रमुख कविता संग्रहों के नाम हैं पुल का पानी, एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत निरत और लाल मुखारबिंद। इनकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और लोक जीवन के चितेरे रहने के कारण यानी कि आम आदमी के सुख दुख को अपनी कविता में रखने के कारण इनकी भाषा भी बिल्कुल सामान्य है, जिसे कोई भी व्यक्ति कविता को पढ़कर उसके भावों की गहनता को आसानी से महसूस कर सके। तो चलिए इनकी कविता को पढ़ते हैं। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अब इस कविता के एक एक पंक्ति को थोड़ा और जानते हैं, विस्तार से इसके अर्थ को जानते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कवि ने आखिर किस बात को इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत सच्चा और वास्तविक था। आखिर उसकी कन्या उसकी अंतिम पूंजी थी। उसकी कन्या अभी पूरी तरह सयानी नहीं थी। उसे संसार के सुखों का आभास तो था, लेकिन वह संसार के दुखों से अनजान थी। वह जीवन को सिर्फ मधुर कल्पनाओं में जी रही थी। उसे विदा करते समय समझाया कि वह जीवन के बाहरी सौंदर्य और वस्त्राभूषणों पर ना रीझे। वह जीवन की भयानक वास्तविकताओं को समझे, कष्टों को जाने और लड़की होकर भी लड़की सी भोली ना बने, अपना शोषण ना होने दे। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ अंतिम पूंजी कहा गया है लड़की को। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था। वह सचमुच दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। एकमात्र पूंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक माँ अपना सुख और दुख दोनों अपनी बेटी से ही सबसे अधिक बांटती है। बेटी उसके सबसे निकट होती है। जब एक माँ अपने ससुराल में होती है, उस वक्त उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी अपनी बेटी होती है और कन्यादान के वक्त वह अपनी इसी प्यारी बेटी को दान में दे रही होती है। इसीलिए बेटी को यहाँ पर अंतिम पूंजी कहा गया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी
भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अभी यहाँ पर लड़की के बारे में बताया गया है कि वह बहुत ही भोली और सरल थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का अंदाजा तक नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों का और दुखों का उसे आभास नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों की एक एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आज इसका अर्थ यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ज्ञान था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने उसे भौतिक सुंदरता से दूर रहने को कहा। माँ कन्यादान करते समय अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर ना रहना, दर्पण में अपना मुख देखकर उसी से प्रसन्न ना हो जाना। कहने का आशय यह है कि ससुराल में लोग सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित ना होना, वरना यही मुग्धता तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि बेटी, आग से बचकर रहना, यह रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं है। मतलब कि तुम सावधानी से निर्वाह करना, घर गृहस्थी के काम जरूर संभलना, लेकिन किसी के अत्याचार को बिल्कुल भी मत सहना। तुम्हें जो सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए गए हैं, वो एक छलावा है, यानी कि यह सब कुछ बांधने के एक अस्त्र होते हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़ों गहनों से यह भ्रम हो जाता है कि ससुराल के लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो इन सब चीज़ों के बंधनों में बांध कर तुम्हें कोल्हू की तरह पेरते हैं। इसीलिए अपनी बेड़ियों को समझना। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगली पंक्ति है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तुम मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, जो कि लड़कियों की पहचान है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि तुम हमेशा एक निर्बल, दुर्बल और कोमल दिखाई मत देना। तुम्हारे ऊपर अगर अन्याय हो तो तुम उसका विरोध करना, अत्याचार का विरोध करना और शोषण कभी मत होने देना। अगर तुम केवल अपने कोमल पक्षों को प्रकट करोगी तो लोग तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा शोषण करेंगे। तो इस तरह इस कविता में एक सामाजिक जीवन की, एक वैवाहिक जीवन की कटु सच्चाई को अपने बेटी के सामने रखते हुए माँ उसे सीख देती है कि वह इन बुराइयों का विरोध करे, कभी अपना शोषण न होने दे। वह भोली, निश्चल, सत्काम तो बनी रहे, निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए समर्पित रहे, परंतु किसी भी स्थिति में अपना शोषण नहीं होने देना भी उसका एक कर्तव्य है। आज के समय में, इस दुर्घट समय में जब लड़कियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो यह कविता बहुत ही प्रासंगिक है और हर एक माँ अपने बच्ची को इसी तरह सिखाए, इसी तरह जगा कर रखे, तो शायद स्थिति कुछ बदल सके। आशा है आपने इस कविता को समझा होगा। समाज से जुड़ी हुई कविता है, इसीलिए आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।